पूजा सुबह सुबह चाय बनाने जाती है तो देखती है कि किचन में चीनी का डब्बा ही खाली है। अब ऐसे में पूजा को बहुत गुस्सा आता है और वह बिना चीनी वाली चाय बनाकर अपनी सास शकुंतला को देने पहुंचती है। शकुंतला भी जैसे ही चाय की पहली चुस्की लेती है, वो चाय को फेंकते हुए अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, ये चाय है, इसमें तो चीनी ही नहीं है। कैसी चाय बनाई है तूने? बिना चीनी वाली चाय कौन पीता है? अरे माँ जी, अब आपके बिना चीनी वाली चाय ही मिलेगी, क्योंकि चीनी तो रात भर में आपने खा ली। तो भला मैं चीनी कहाँ से लेकर आऊँ इतनी सुबह सुबह? हाँ तो मुझे बोल सकती थी ना कि चीनी खत्म हो गई है। अरे चाय बनाने से पहले एक बार पूछ लिया होता है, बता दिया होता कि चीनी खत्म हो गई है। सुबह सुबह बिना चीनी की चाय पिलाकर पूरा मूड ही खराब कर दिया तूने मेरा। इतना कहने के बाद शकुंतला लाला की दुकान से चीनी लाकर अपनी बहू को मीठी चाय बनाने के लिए कहती है। जा जल्दी से चाय बना कर ला, वरना मुझे चक्कर आ जाएंगे। शकुंतला की बहू किचन में जाती है। तभी इधर शकुंतला की पड़ोसन विमला का आना होता है और विमला अपने हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए हुए घर पर आती है। विमला, किस बात की मिठाई बांट रही है तू? इतना कहकर शकुंतला विमला के हाथ से मिठाई का डब्बा ले लेती है और उसमें से पुरानी जलेबी, बालूशाही और मट्टी सब कुछ खाने लगती है। लेकिन ये शकुंतला को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी विमला शकुंतला से डिब्बा छीनते हुए कहती है, अरे ये मिठाई, ये तो महीनों पुरानी है। इसे तो मैं कुत्तों को डालने जा रही थी। कभी तो पूछ लिया कर कि मेरे हाथों में आखिर है क्या। तुझे तो मीठा खाने की इतनी आदत हो चुकी है कि तुझे तो बस मीठा दिख जाए, तुझे उसके आगे किसी चीज की परवाह ही नहीं होती है। एक बार छीनने से पहले पूछ तो लेती मिठाई अच्छी है या खराब है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना तुझे। मैंने सोचा तू किसी खुशी में बांट रही है, मैं तो खाने लग गई इसे। अरे विमला काकी, इन्हें तो मैं समझा समझा कर परेशान हो गई हूँ। ये तो चींटियों से ज्यादा मीठा खाती हैं। रात में 2 किलो चीनी ला कर रखी थी, सारी की सारी चीनी रात भर में ही खा गई। सुबह तक चाय के लिए चीनी बची ही नहीं। अभी चीनी लेकर आई हूँ तो चाय बनाई है मैंने। अरे बाप रे, ये क्या तरीका है इतनी चीनी खाने का। अरे भला इतनी चीनी कौन खाता है। चीनी खाने की तेरी आदत बहुत गंदी है। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ इसमें। मुझे चीनी ही क्या, चॉकलेट मिठाई कुछ भी दे दे। मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है। अरे इस उम्र में डायबिटीज हुआ ना तो मरते दम तक छूटेगा नहीं कभी। ये ऐसी बीमारी होती है। शकुंतला को चीनी खाने की इतनी गंदी आदत थी कि वो घर पर रात को चीनी खा जाती थी। इसके अलावा उसे कुछ भी मीठा दिख जाए तो उसे जब तक खाती जब तक वो खत्म ना हो जाए। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक रोज शकुंतला अपने छोटे बेटे अजय के लिए लड़की देखने लड़की वालों के घर पहुंचती है। अरे बहन जी, कुछ तो खाइए। मुझे नमकीन खाने की आदत नहीं, कुछ मीठा है तो खा लूंगी, लेकिन ये समोसे नमकीन मुझे पसंद नहीं। अच्छा ऐसा है, फिर तो आपके लिए रसमलाई मंगवाती हूँ मैं। अरे वो ना मेरा फेवरेट है। लड़की की माँ शकुंतला के लिए रसमलाई, गुलाब जामुन मंगवाती है और शकुंतला भी रसमलाई और गुलाब जामुन के आती उस पर टूट पड़ती है और सबके हिस्से का रसमलाई गुलाब जामुन भी अकेले ही खा जाती है। ये देखकर लड़की की माँ को बड़ी हैरानी होती है और वो शकुंतला से कहती है, अरे बहन जी, आराम से खाइए, और भी है, मैं और मंगवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहन जी, बहुत खा लिया शकुंतला ने। वो क्या है ना, इसे मीठा थोड़ा ज्यादा ही पसंद है, इसी वजह से दूसरों के हिस्से का भी मीठा छोड़ती नहीं है। अरे बाप रे, इतना मीठा नहीं खाना चाहिए बहन जी, वरना इस उम्र में डायबिटीज हो जाएगी। हाँ बहन जी, आप ठीक कह रही हैं। वैसे लड़की को बुला दीजिए जरा, मैं भी देख लूं। कुछ देर बाद लड़की आती है। शकुंतला लड़की से 2-4 सवाल पूछती है और उसके बाद घर चली जाती है। घर आने के बाद शकुंतला की बड़ी बहू पूजा अपनी सास से पूछती है, अरे माँ जी, लड़की कैसी थी? बातचीत आगे बढ़ी या नहीं? आपको लड़की पसंद तो आ गई ना? अरे लड़की देखने कौन गया था, वो तो मेरी बहन ने बताया था। कोई है उसके रिश्तेदार में कोई, जो खाना पीना बहुत अच्छा बनाती है और खास करके मीठा। और उसने ये भी बताया कि उसकी लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं। तो मैं चली गई देखने, वहाँ भरपेट मिठाई खाई और 2 सवाल पूछे और मैं घर आ गई। और अब उसका फोन आएगा तो मना कर दूंगी, बोल दूंगी लड़की पसंद नहीं आई मुझे। हे भगवान, कैसी है तू शकुंतला। ऐसी नीच हरकत तू कैसे कर सकती है। तेरे जैसी नीच औरत मैंने अपनी जिंदगी में कहीं नहीं देखी। तुम मीठा खाने के चक्कर में किसी लड़की को देखने जाती है और उस लड़की को फिर मना कर देती है। अरे कैसी नीच औरत है तू। अब ये दुखियारी सास क्या ही करेगी।
जब मेरी बहू मुझे कुछ मीठा खाने को देगी ही नहीं तो मैं इधर उधर जाकर ही तो खाऊंगी ना। विमला काकी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप जो भी कर रही हो ना वो सही नहीं कर रही हो। ऐसे किसी के घर जाना और वहाँ से खाकर आने के बाद ऐसे मना कर देना आपकी लड़की पसंद नहीं है, ये कहना कहाँ का न्याय है माँ जी? तू मुझे मत सिखा। तूने मुझे कम परेशान नहीं किया है मीठा खाने के पीछे। हर वक्त मुझे टोकती रहती है कि मीठा बहुत खाती हूँ मैं। देख, तेरे बाप का नहीं खाती, अपना खाती हूँ, ठीक है? पूजा के साथ साथ आस पड़ोस के लोग हर कोई शकुंतला के मीठा खाने की वजह से परेशान था। खासकर मोहल्ले में रामलाल हलवाई, जिसके यहाँ से रोज शकुंतला मीठा चखने के बहाने जाती और मिठाई खाकर आ जाया करती। ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन शकुंतला मीठा खाने की आदत नहीं छोड़ रही थी, जिसकी वजह से पूरा घर परेशान हो चुका था। पूजा भी अपनी सास को मीठा खाने से मना नहीं करती, क्योंकि जब भी शकुंतला की बहू पूजा मीठा खाने से मना करती तो शकुंतला अपनी बहू से झगड़ा करती। एक रोज शकुंतला के घर पूजा के पिता आते हैं। अरे समधन जी, कैसी हैं आप? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए कैसे आना हुआ? अरे क्या बात है, आपको कितना ख्याल है मेरा। क्या आप मेरे लिए मिठाई लेकर आए हो? हाँ हाँ, अब बेटी के घर आया हूँ तो मिठाई तो लाना बनता है। पिताजी, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप मुझसे मिलने आए हो। आपके लिए मैं अभी पानी और चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बस बेटा, अब बस पानी पिला दे। मैं तो ठीक हूँ। अब तू बता, तू कैसी है? अब तेरी माँ तो तुझको अब बहुत याद करती है। तेरा मन नहीं करता क्या अपने माँ बाप से मिलने जाऊं? देख रहे हैं ना, माँ जी को मिठाई का डब्बा देखकर ही इनसे रुका नहीं जा रहा है। मिठाई खोलकर खाने लगी। अरे इनके चक्कर में तो मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ पिताजी। पूरे दिन सिर्फ मीठा खाती रहती है। किसी दिन कुछ हो गया ना तो मैं कहाँ की रह जाऊंगी। अरे समधन जी, इतना मीठा मत खाया कीजिए। अरे तबीयत बिगड़ जाएगी और डायबिटीज हो जाएगी। अरे दिक्कत होगी बाद में तो आपको ही झेलनी पड़ेगी। अरे पिताजी, इन्हें समझाने का ना कोई फायदा नहीं है। अरे मैं कितना समझा चुकी हूँ, लेकिन ये है कि समझने का नाम ही नहीं लेती है। शकुंतला अपने समधी के सामने समधी का लाया हुआ मिठाई का डब्बा खोल खोल कर खा रही होती है और उसे किसी बात का कोई डर नहीं था। और देखते ही देखते शकुंतला पूरा का पूरा डब्बा अकेले खा जाती है। अब कुछ देर बाद अपने समधी से बात करते हुए शकुंतला का सर घूमने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। जल्दी से शकुंतला को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर सारा चेकअप करने के बाद पूजा और घनश्याम से कहते हैं, आप लोग देखिए, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। बस इनको डायबिटीज हो गया है, वो भी हाई। इसी के कारण इनका ना बीपी बढ़ गया और इनको चक्कर आ गया। ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है। मैंने तो माँ जी से पहले ही मना किया था कि इतना मीठा मत खाइए, आपको डायबिटीज हो जाएगी। आपको मीठा तक देखने को नहीं मिलेगा। अब बेटा, अब तो तुझे अपनी सास का और ज्यादा ध्यान रखना होगा। उसे मीठा छूने भी मत देना। अच्छा बेटा, अब मैं चलता हूँ। शकुंतला को जब पता चलता है कि उसे हाई डायबिटीज की वजह से चक्कर आए थे तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कह पाती क्योंकि गलती उसी की थी, जिसकी वजह से आज वो डायबिटीज का शिकार हो चुकी थी। और उसके बाद से उसका मीठा खाना बिल्कुल बंद ही हो जाता है और चाह कर भी अब शकुंतला कभी मीठा नहीं खा पाती। प्राची एक बहुत ही सुंदर लड़की थी। गर्मी के मौसम के साथ साथ सर्दियों में भी आइसक्रीम खाया करती थी वो। उसके माता पिता मोहन और नीलम इस बात से काफी परेशान रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन उसके लिए प्रतीक नाम के लड़के का एक रिश्ता आता है। वह अपनी माँ से गीता के साथ उसे देखने आता है। अरे बहन जी, आइए आइए। अरे हमारे तो भाग ही खुल गए, जो आपके बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के लिए आया। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, आराम से बातें कीजिए। जी जी, वैसे आप लोगों का घर तो काफी सुंदर है। अब जरा इस घर की रौनक को तो बुला दीजिए। जी क्या मतलब? जी आपकी बेटी प्राची, जिसको देखने हम यहाँ आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्यों नहीं, अभी लीजिए। अरे प्राची बेटी, जरा यहाँ तो आओ। जी मम्मी, अभी आई। तभी प्राची वहाँ तैयार होकर आती है, जिसे देखकर पहली नजर में ही प्रतीक को उससे प्यार हो जाता है। दोनों के परिवार वाले उन्हें अकेले में बात करने छत पर भेज देते हैं। वहाँ जाकर प्रतीक पूछता है, जी आपको खाने में क्या क्या पसंद है? जी मुझे तो वैसे बहुत सी चीजें पसंद है, लेकिन आइसक्रीम मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे खुद भी तो आइसक्रीम की तरह लग रही है, दूध जैसी गोरी। अरे कहाँ खो गए? हाँ, कहीं कहीं नहीं। वो तो मैं बस ये सोच रहा था कि आप जब हंसती हो ना तो कितनी प्यारी लगती हो।
दोनों के माता पिता एक दूसरे को मिठाई खिलाकर रिश्ता पक्का कर देते हैं और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन उसकी आइसक्रीम खाने की लत बिल्कुल भी कम नहीं होती, बल्कि वो और ज्यादा आइसक्रीम खाने लगती थी। कभी मैंगो, कभी बटर स्कॉच, कभी वनीला, तो कभी चॉकलेट, तो कभी कुछ तो कभी कुछ। ऐसे ही वक्त बीता जाता है। ऐसे ही एक दिन उसकी सास गीता अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, ये तो तू पूरा दिन बस आइसक्रीम क्यों खाती रहती है? घर में बाकी चीजें भी तो रखी हैं खाने को। माँ जी, है तो सही, लेकिन आइसक्रीम से ज्यादा अच्छी कोई चीज नहीं है। तुझे पता भी है इसे खाने से क्या क्या नुकसान होते हैं? माँ जी, आप नुकसान क्यों देख रही हैं? ये सोचिए ना, बनाने वाले ने भी क्या चीज बनाई है। खाते ही ऐसा लगता है जैसे स्वाद के एवरेस्ट पर चढ़ गए हो। हाँ, जब जुकाम, सर्द और मोटापा बढ़ेगा ना, तब पता चलेगा तुझे। माँ जी, तब का तब देखेंगे। मैं तो इस दुनिया में आइसक्रीम खाने के लिए ही आई हूँ। जब तक जिंदा हूँ आइसक्रीम ही खाती रहूंगी। ये बात कहकर प्राची वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, क्या करूँ मैं इसका? यूं ही चलता रहा तो इसे शुगर हो जाएगा, इसके दांत भी सड़ जाएंगे सारे। गीता अपनी बहू को आए दिन बहुत समझाती है, लेकिन प्राची उसकी एक बात नहीं सुनती और न ही उसकी एक बातों पर भी ध्यान देती थी, और वो अपनी सास की सभी बातों को इग्नोर करके आइसक्रीम खाना जरूरी समझती थी। वक्त बीतता है, धीरे धीरे प्राची के दांतों में झिनझिनाहट होना शुरू हो जाती है और उसकी बॉडी में शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तब भी वो आइसक्रीम खाना बंद नहीं करती है। ऐसे ही एक दिन, प्राची, ये सब क्या है? तुम अपनी तरफ देखो तो कितनी मोटी हो गई हो तुम। प्रतीक, तुम और तुम्हारी माँ भी ना मेरे पीछे ही पड़े रहते हो बस। अरे इतने से मोटापे से क्या हो गया ऐसा? ओहो, तुम तो नाराज हो गई मेरी गोलगप्पा। क्या बोला तुमने? गोलगप्पा? मैं गोलगप्पा नहीं, आइसक्रीम हूँ, आइसक्रीम। अच्छा बाबा, ठीक है, लेकिन जो तुम खाती रहते हो 24 घंटे, इसे थोड़ा कम कर दो, वरना डायबिटीज हो सकती है। मुझे ना कुछ नहीं होगा प्रतीक, आप खामखा ही डर रहे हैं। अच्छा बाबा, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। प्रतीक अपने ऑफिस चला जाता है। दोपहर में जब वो आइसक्रीम खाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, तभी अचानक से उसे चक्कर आ जाते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसकी सास उसे इस हालत में देखकर घबरा जाती है और तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। वह अपने बेटे को फोन करके उसे अपने पास बुलाती है। वहीं डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करके पट्टी करने के बाद उनसे मिलते हैं। डॉक्टर, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? जी, दरअसल इनका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते इनकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा काफ़ी कम है, जिस वजह से इनको अचानक चक्कर आ गए थे और उनका पैर फिसल गया। मुझे एक बात बताइए, ये रोज ऐसा क्या खाती है? जी, दरअसल ये बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाती है, या यूं कहिए कि इसे आइसक्रीम के अलावा कुछ और खाती ही नहीं है। शायद इनकी आइसक्रीम खाने की लत ही इनकी हाई शुगर का कारण बन गई है। अगर आप इन्हें सही सलामत देखना चाहते हैं तो आपको इनकी आदत छुड़वानी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब। इसके बाद प्रतीक अपनी बीवी प्राची से मिलने उसके पास जाता है। हाँ जी, अब भी क्या आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है आपका? बोलो। प्रतीक बताओ ना, डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या हुआ है मुझे? देखा प्राची, मैं तुम्हें मना किया करता था ना, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। अब देखो, आइसक्रीम तो छोड़ो, तुम तो मीठा भी नहीं खा पाओगी। अब शुगर की बीमारी हो चुकी है तुम्हें। क्या? अरे प्राची, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। हमने कितना समझाया था तुम्हें, जब तुम मानी ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। नहीं, मैं इस बात को लेकर नहीं रो रही हूँ कि मुझे शुगर हो गया है, बल्कि इसलिए रो रही हूँ कि मुझे अब कभी आइसक्रीम खाने को नहीं मिलेगी। हे भगवान, क्या करूँ मैं इस पागल का। प्रतीक अपनी बीवी को घर ले आता है। ऐसे ही समय बीतता है। प्राची अपनी आइसक्रीम खाने की लत को छोड़ने की बहुत कोशिश करती है, साथ ही साथ शुगर को कंट्रोल करने के लिए डेली एक्सरसाइज करने लगती है। धीरे धीरे उसका मोटापा और शुगर लेवल काफी कम हो जाता है। ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रतीक के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो ये खुशखबरी प्रतीक को बताती है। प्रतीक, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ कहो प्राची, क्या बात है? जी, बहुत जल्द हम दोनों पापा मम्मी बनने वाले हैं और माँ जी दादी बनने वाली है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ प्रतीक, मैं 4 वीक से प्रेग्नेंट हूँ। ओ प्राची, ओ प्राची, ओ प्राची, ओ प्राची, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम माँ बनने वाली हो। मैं तो पूरे ऑफिस में ना मिठाई बंटवाऊंगा। अरे माँ कहाँ हो आप? माँ को बता के आता हूँ। वह बात जानकर अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद गीता उन दोनों की नजर उतारती है।
ऐसे ही 7 महीने बीत जाते हैं। एक रात जब प्रतीक अपनी बीवी के साथ घर वापस आ रहा होता है, तब अचानक उनका एक बहुत बड़ा और खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। लोगों द्वारा उन्हें पास के हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहाँ प्रतीक को जल्दी ही होश आ जाता है और डॉक्टर से अपनी बीवी के बारे में पूछने लगता है। डॉक्टर मेरी पत्नी वो कैसी है? नहीं प्रतीक, आपकी वाइफ प्राची के प्रेग्नेंट होने के कारण इनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। और तो और शुगर की प्रॉब्लम के कारण इनकी ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है। तो डॉक्टर आप कुछ कीजिए ना डॉक्टर। कब तक आप लोग हाथ पे हाथ धरे खड़े रहोगे? बचा लीजिए उसे। ऐसी बात नहीं है। दरअसल हमें प्राची की प्री मैच्योर डिलीवरी करनी होगी। ऑपरेशन में हम सिर्फ किसी एक की जान बचा पाएंगे और हम किसी फैमिली मेंबर के सिग्नेचर के बिना ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। वह तुरंत उन पेपर्स पर साइन कर देता है और डॉक्टर्स तुरंत ऑपरेशन करना शुरू कर देते हैं। वहीं माँ गीता भी हॉस्पिटल पहुँच जाती है। 4 घंटे के ऑपरेशन के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, मुबारक हो, आपको एक बहुत ही सुंदर सी बेटी हुई है और आपकी वाइफ भी बिल्कुल ठीक है। आप कुछ देर बाद उनसे मिल सकते हैं। कुछ देर बाद प्रतीक अपनी बेटी को गोद में लिए प्राची से मिलने उसके पास जाता है। अपनी बच्ची को देखकर प्राची की आंखें आंसू से भर जाती है। प्रतीक बच्ची को अपनी पत्नी की गोद में देता है। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मेरी वजह से आज तुझे जिंदगी की मौत की लड़ाई लड़नी पड़ी। बट मम्मा प्रॉमिस यू बेबी, अब वो आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने देंगी। सभी परिवार वाले मिलकर नन्ही परी का स्वागत करते हैं। साथ ही अब प्राची अपनी आइसक्रीम खाने की आदत को भी हमेशा के लिए त्याग देती है और अपनी बेटी का और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखती है। सब मिलकर साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। साधना एक छोटे से गांव में रहने वाली लड़की थी। साधना के पिता की कुछ समय पहले ही एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी साधना पर आ चुकी थी। साधना पढ़ना लिखना चाहती थी, लेकिन परिवार की मजबूरी के कारण साधना सड़क के किनारे समोसे बेचना शुरू कर देती है। जिसके बाद साधना की दुकान कुछ समय तो चल रही होती है सही से, लेकिन अब साधना के समोसे की बिक्री कम होने लगती है। हे भगवान, एक तो आपने पापा को हमसे इतनी जल्दी छीन लिया और फिर उसके बाद जब हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे तो आप परीक्षा लिए जा रहे हो। अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा हमारा। साधना इतना सोच रही होती है कि तभी एक रमन नाम का लड़का आता है। अरे बहन जी, समोसा कितने का है? भैया बस 10 रुपए का। बताओ कितने देने हैं? ठीक है, एक दे दो खाने के लिए। साधना रमन को समोसा खाने को देती है। रमन को समोसा बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है, अरे बहन, ये समोसा तो बहुत ही अच्छा है। शुक्रिया भैया, लेकिन क्या फायदा, हमारी दुकान पर तो लोग तब भी नहीं आते। कौन कौन से समोसे बना लेती हो तुम? कौन कौन से मतलब? लेकिन भैया समोसा तो सिर्फ आलू का ही होता है। कौन से जमाने में जी रही हो बहन? तभी तो तुम्हारी दुकान चल नहीं रही है। दुनिया में ना जाने कितने तरह के समोसे आ गए हैं और तुम अब तक आलू पे अटकी हुई हो। अरे पिज्जा, समोसा, चाउमीन, पास्ता, समोसा, बहुत तरह के समोसे बनते हैं। अरे हर तरीके का समोसा बनाना सीखोगी तभी तुम्हारा काम आगे चलेगा। चिकन का भी समोसा होता है, पता है तुम्हें? देखना तुम्हारी दुकान में लाइन लग जाएगी अगर तुम ऐसा ट्राई करो तो। चिकन समोसा? लेकिन भैया हम तो खुद शाकाहारी हैं, हम लोगों को कैसे मांस खिला सकते हैं? बहन देखो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें चिकन खाना पड़े, लेकिन अभी अपनी मजबूरी को समझो और लोगों की पसंद को। और आजकल के टाइम पे यही चलता है, बस बनाना सीखो और बेचो। ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगी। साधना अब रमन की बातों को दिमाग में रखकर चिकन समोसा बनाने लगती है और बेचने लगती है। जिसके बाद वो देखती है कि उसके आलू समोसे से ज्यादा लोग चिकन समोसा खा रहे हैं और ऐसे ही धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है और उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है। ये देखकर साधना को भी काफी अच्छा लगता है। सही कहा था उन भैया ने, मेरी दुकान पर गिनती के लोग ही आते थे पहले, लेकिन जब से मैंने चिकन समोसा बेचना शुरू किया है तब से तो मेरा और मेरी इस दुकान का बहुत नाम हो रहा है। बस माता रानी की कृपा से ऐसा ही बने रहे। साधना की अच्छी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों बाद साधना की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद भी साधना सड़क के किनारे समोसे ही बेचा करती थी। साधना का समोसे बेचने का काम वहाँ भी काफी अच्छा चल रहा होता है। एक दिन साधना की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती तो वो बहुत कम पैसे लेकर अपने घर जाती है और अपनी सास माला को वो पैसे देती है। क्या हुआ भाई, बस इतने से पैसे क्यों?
माँ जी पता नहीं क्यों आज ज्यादा लोग कुछ लेने नहीं आए, और आज तो वो भी है ना एकादशी। तो एकादशी के दिन कौन चिकन वाले मोमोज खाता है? लेकिन बहू, तुझे तो पता है ना कि घर में बस एक तू ही कमाने वाली है, और इतने कम पैसे आएंगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? ऊपर से अशोक की दवा का खर्च, वो सब कैसे होगा बहू? हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। अशोक जी का जब से काम छूटा है तब से तो वो और भी ज्यादा परेशान रहने लग गए हैं, और 3 दिन से तो उनका बुखार भी नहीं उतरा है। तब से दवाई ही ला रही हूँ। बहू, अब कर भी क्या सकते हैं? वो बेचारा भी इतना परेशान रहने लगा है, कहाँ पता था किसे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। लेकिन अब हम ऐसे हालात से डरकर तो नहीं रह सकते ना। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हो। बहू देख, हम वैसे भी बहुत गरीब है, और अब तो बस घर में एक तू ही कमाने वाली है, इसलिए तू ऐसे हिम्मत मत हार। माँ जी, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। आपको भी पता है मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि घर में ज्यादा पैसे ला सकूं, लेकिन कुछ भी कर लूं थोड़े बहुत पैसे ही आ पाते हैं। बहू तू रो क्यों रही है? अरे तू ही इतनी परेशान हो जाएगी तो हम लोगों को कौन हिम्मत देगा? देख बहू, हर किसी का दिन एक जैसा नहीं होता है, सबके दिन बदलते हैं। हमारे भी दिन बदल जाएंगे। बहू तू इतना ज्यादा परेशान मत हो, और खुद को अकेला तो कभी भी मत समझ। माँ जी, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है हमारे साथ। तो पहले तो चिकन समोसे से थोड़े बहुत पैसे आ भी जाते थे, लेकिन अब तो वो भी नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि भगवान भी ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। बहू देख, तू न तेरी इन सब में कोई गलती है और ना ही भगवान की कोई गलती है। तो अच्छा यही होगा ना कि किसी को भी ना दोष देकर बल्कि अपने परिवार पर ध्यान दिया जाए। साधना अपने घर के हालात को देखकर काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि अब अचानक से साधना का काम रुक गया था। 2 दिन बाद नवरात्रे आ जाते हैं और नवरात्रे का पहला दिन होता है। साधना अपने घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है। माता रानी, आपने हमेशा मुझे सहारा दिया, कभी गिरने नहीं दिया। जब जब मैं खुद से निराश हुई हूँ तब तब आपने मेरा हाथ थामा है, लेकिन अब इस विपदा की घड़ी में क्यों आप मेरा साथ नहीं दे रही हैं? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मेरे पति की नौकरी नहीं है, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। साधना बहुत ही दुखी रहने लगती है और वापस अपनी चिकन समोसे की दुकान लगाने जाती है। तभी साधना के पास एक छोटी बच्ची आती है। दीदी, आपको पता नहीं क्या, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आप नवरात्रों में चिकन समोसे बेचोगी। खुद को क्यों पाप की भागीदार बना रही हो आप? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि नवरात्रों में तो कोई चिकन समोसा खाएगा ही नहीं। खाने वालों को किसी त्योहार से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन अगर आप देवी माँ की भक्ति करती हो तो आप खुद ही नवरात्रों में चिकन समोसा नहीं बेचोगी। बात तो बिल्कुल सही कही तुमने, लेकिन मैं अगर चिकन समोसा नहीं बेचूंगी तो मैं कैसे कमाऊंगी? और इस समय तो मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरे पति की तबीयत भी ठीक नहीं है। माता रानी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। बस माता रानी को हमेशा खुश रखने की कोशिश करो। कोई ऐसा काम मत करो जिससे माता रानी को तुम पर क्रोध आए। छोटी बच्ची की बातें साधना के दिमाग में चली रही होती हैं। वो बिल्कुल शांत होकर वहीं बैठ जाती है। तभी वो बच्ची वहाँ से गायब हो जाती है और साधना काफी परेशान हो जाती है। उस बच्ची की बातों ने तो मुझे पता नहीं किस दुविधा में डाल दिया। अगर मैंने दुकान नहीं लगाई तो मेरी कुछ कमाई नहीं होगी, और दुकान लगाई वो भी नवरात्रों में चिकन समोसे की तो माता रानी का अपमान हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? साधना बहुत ही परेशान हो जाती है और वहीं पर बैठी रहती है और रात तक वहीं बैठी रहती है। जब तक रात में साधना घर जाने लगती है तो रास्ते में ही साधना को वही छोटी जमीन पर गिरी मिलती है, जिसके सर से बहुत खून आ रहा था। तुम तो वही हो ना जो सुबह मेरी दुकान पर आई थी, जिसने मुझे समझाया था। लेकिन तुम यहाँ कैसे, और ये सर पर चोट कैसी? हाँ, मैं वही हूँ। और अभी मैं खेल रही थी तो मेरा पैर फिसल गया और मेरे सर पर चोट लग गई। दीदी कुछ करो ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, सहा भी नहीं जा रहा, कुछ करो ना। तुम अपना घर बताओ, कहाँ रहती हो तुम? मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। तुम्हारे माँ बाप भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। मेरा
मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। दीदी बहुत दर्द हो रहा है। उस बच्चे की बात सुनकर साधना उसे अपने घर लेकर चली जाती है और उसके लिए उधार करके दवाई भी लेकर आती है। अपनी सास के पूछने पर भी साधना कुछ जवाब नहीं देती और हर वक्त उस बच्ची के साथ ही रहती है और उसी के पैरों तले सो भी जाती है। सुबह जब साधना की आँख खुलती है तो वो बच्ची वहाँ नहीं होती, लेकिन वहाँ काफी सारे पैसे रखे थे। ये देखकर साधना अपनी सास को बुलाती है। माँ जी ये देखो। दोनों सास बहू बहुत हैरान हो जाती हैं। तभी वहाँ एक आवाज आती है। साधना बेटा, तुम मेरी भक्ति करती हो और मुझे प्रसन्न करने के लिए तुमने कल अपना काम नहीं किया और उस बच्चे की इतनी सहायता की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और ये पैसे तुम्हारे हैं। अब तुम अपना काम शुरू कर सकती हो। साधना बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे नवरात्रों में ही माँ का आशीर्वाद मिल गया था।